हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? हाउ यू ऑल? So hello everyone, we are going to start nuclear chemistry and radioactivity in lecture 1. We will start this topic today. See, nuclear chemistry and radioactivity is also a part of chemical kinetics, guys, because this is again a first order reaction, so we cannot skip this. This is also a part of chemical kinetics. This is a first order reaction. However, there are certain differences which we'll see. Fine. So let us start nuclear chemistry and radioactivity today. So let us start. So guys, here comes our topic: nuclear chemistry and radioactivity. So first of all, there are certain things to be answered. What is a nuclear reaction? So we have to understand certain things. Ki what are the differences? What are the differences? What are the differences between a nuclear reaction? What are the differences between a nuclear reaction and a chemical reaction? Fine. देखो, अब तक बच्चों हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? See, we have been studying chemical reactions till now. As of now, हमने chemical reactions ही पढ़ा है. ठीक है, उसके बारे में ही केमिस्ट्री में अलग अलग चीजों को हम लोग पढ़ते आए हैं. अब आ गया न्यूक्लियर रिएक्शन. सो वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम अ केमिकल रिएक्शन, राइट? एक न्यूक्लियर रिएक्शन की क्या डायनेमिक्स होती है, उसके पीछे क्या थ्योरी इन्वॉल्व है, and how is it different from a normal chemical reactions that we have been studying till now. ठीक है? So I hope you guys are ready. So let us start. Let us make two columns. एक तरफ हम लिखते हैं chemical reaction, fine, and on the other side let us write nuclear reaction. So पहला लेक्चर जो होगा उसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जो है ज्यादा होगा, बाकी एप्लीकेशन धीरे धीरे सेकंड लेक्चर ऑनवर्ड से या फर्स्ट के एंड में भी स्टार्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो पहले जो हम देखेंगे वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन. देखो, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है हमें देखना है. यहाँ पे क्या होता है, जैसे A फॉर्म्स B, तो इसमें होता क्या है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, old bonds are broken and new bonds are formed. यहाँ पे पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं. ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि न्यू केमिकल सब्सटेंसेस जो कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कुछ भी कंपाउंड्स होंगे, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे, तो लेट अस राइट मॉलिक्यूल. न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड वंस, राइट? तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं A से B, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यू न्यूक्लियॉन्स, लेट्स से हम बोल सकते हैं न्यू न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, राइट? और यहाँ पे क्या होता है, नया न्यूक्लियस बनता है पुराने न्यूक्लियस से. आई होप इट इज क्लियर गाइस, कि पुराना न्यूक्लियस से नया न्यूक्लियस बनेगा न्यूक्लियर रिएक्शन में, और पुराने बॉन्ड से न्यू बॉन्ड्स बनेंगे केमिकल रिएक्शन में. सो इट इज ड्रिवन बाय थर्मोडायनेमिक्स. इसका प्राइमरी रीजन क्या है कि व्हाई डज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस? तो इसका तो रीजन थर्मोडायनेमिक्स है कि एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, फ्री एनर्जी कम होना चाहिए, राइट? सो इट इज ड्रिवन बाय थर्मोडायनेमिक्स, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ये जाता है टुवर्ड्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, राइट? टुवर्ड्स थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट. ये जाता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ. ठीक है, ये जाता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ. और ये कहाँ जाएगा, यहाँ कोई थर्मोडायनेमिक्स नहीं है. इट इज ड्रिवन, इसके क्या रीजन है, इसकी स्टेबिलिटी के फैक्टर्स क्या हैं, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं. ठीक है, पहले हम डिफरेंसेस देख रहे हैं. इट इज ड्रिवन
टुवर्ड्स न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, मतलब ज्यादा स्टेबल जो है न्यूक्लियस बनाना चाहते हैं, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप होता है, राइट। तो ये जैसे कि केमिकल रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, जो कंडीशंस है उन कंडीशंस में जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है वो बन जाता है केमिकल रिएक्शन। उसी तरह न्यूक्लियर रिएक्शन में उन कंडीशंस में जो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा वो बनेगा। वो कंडीशंस कैसे गवर्न होती है, जो केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा है अब तक, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स के थ्रू। यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या रीजन है उसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, है ना। यहाँ ओल्ड न्यूक्लियस से नया न्यूक्लियस बनेगा, है ना। और एक और चीज देखो, इट इज स्टडीड, देखो केमिकल, इट इज स्टडीड व्हेन all the elements या फिर all the atoms have a stable nucleus। यदि सारे एटम्स का न्यूक्लियस स्टेबल होगा तो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, बिकॉज उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन के चांसेस नहीं है। और जब न्यूक्लियर, जैसे तुम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते आए हो, जैसे क्या होता है, फ्रेंशियम होता है ग्रुप 1 में, है ना, ठीक है, और रेडियम होता है ग्रुप 2 में। हम उनके बारे में नहीं पढ़ते, बोलते वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब उनका न्यूक्लियस खुद अनस्टेबल है, तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, मतलब टूटता है, तो हम उसके न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं। तो अब ये कब पढ़ेंगे, इट इज स्टडीड व्हेन एन एटम हैज एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो, अनस्टेबल न्यूक्लियस जब होगा तो उसको हम मतलब वो न्यूक्लियस नया न्यूक्लियस में रीअरेंज होकर के बन जाएगा, और इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, इस प्रोसेस को। और यदि वो अल्फा बीटा गामा रिलीज करेगा तो उसको रेडियो एक्टिविटी बोलेंगे, वो देखेंगे हम आगे के पार्ट में, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन इसलिए होता है बिकॉज उस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट यदि कोई है तो वो बन जाता है, और यहाँ पर नया स्टेबल न्यूक्लियस जो है, वो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है, वो यहाँ पे बनेगा न्यूक्लियर रिएक्शन में। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स जो है वो प्रोडक्ट डिसाइड करता है, और यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है प्रोडक्ट डिसाइड करता है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics of nuclear reaction। सबसे पहली बात कि what are the characteristics of a nuclear reaction and how is it different from a chemical reaction। सी, पहले तो बात, जैसे मान लो एक जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर है वहां पर इसको बोलते हैं पेरेंट, और जो नया बना उसको बोलते हैं डॉटर, राइट। तो अब पेरेंट न्यूक्लिया इस डॉटर न्यूक्लिया में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो अब एक न्यूक्लियाई से एक बनेगा, दो बनेगा, जो भी बनेगा इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। और एक लीनियर रिलेशन होता है, जैसे मान लो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स n है, एनी टाइम एट एनी टाइम, तो हम लिखेंगे dn माइनस dn बाई dt। वैसे ही जैसे रेट का हम लिखते थे, ये लिखते हैं लेमडा n। लेमडा यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। जैसे पहले क्या होता था, रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ, जैसे पिछले बार क्या होता था, ए नॉट माइनस एक्स लिखते थे ना। जैसे ये मान लो लेट से इनिशियली n नॉट था और ये 0 था, t इज इक्वल टू 0 पे। अब t इज इक्वल टू t1 पे अपन लिखते हैं n नॉट माइनस एक्स, और ये x, तो ये लेमडा किसके प्रोपोर्शनल है, n नॉट माइनस एक्स के। तो n हम लिख देते हैं इसको, या फिर this can be written as minus dn by dt is lambda n। n यहाँ पे क्या है, number of nucleons which are let's say undecayed, number of nucleons undecayed, right, जो अभी तक डीके नहीं हुए हैं। I hope this is clear to everybody। यहाँ पे n क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स व्हिच आर अनडिकेड, मतलब वो अभी तक डिके नहीं हुए। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों होती है, बिकॉज ये एटलीस्ट कितने न्यूक्लियस बनाएगा, जैसे बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन होता था, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन हो या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन हो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। हम लोग ये पढ़ाए थे कि ज्यादातर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, देखो यदि ए से बी हम रिएक्शन लिखते थे काइनेटिक्स में, हम रिएक्शन लिखते थे ए से बी काइनेटिक्स में, तो हम क्या करते थे, लेट से ए नॉट और ये 0, ठीक है। अब t इज इक्वल टू T1 पे यदि ये बना ए नॉट माइनस एक्स और ये बना x, तो जो अपन रेट लिखते थे ना dx बाई dt, उसको हम लिखते थे k ए नॉट माइनस एक्स, ये प्रोवाइडेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर के केस में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर में। अब देखो होता क्या था इसमें, ए और ए टकरा करके क्या करते थे, ए और ए टकराते थे, इंटरमीडिएट बनता था, ट्रांजिशन स्टेट बनता था, बोल सकते हैं दिस कॉल्ड टीएस, और उससे फाइनली प्रोडक्ट बनता था। तो यहाँ पे कोलाइड करते थे ए और ए प्रोडक्ट बनाने के लिए। बट यहाँ पे न्यूक्लियर तो होता क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने पे के बढ़ जाता था क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाते थे, ये आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में ही हुआ था। तो टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती थी, कोलिजन्स बढ़ जाते थे, तो एनर्जी बढ़ जाती थी सबकी और बैरियर आसानी से क्रॉस कर जाते थे। तो रेट कांस्टेंट बढ़ता था टेम्परेचर बढ़ाने से, किसके केस में, किसके केस में, केमिकल रिएक्शंस के केस में, बिकॉज एनर्जी बैरियर क्रॉस कर जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस खुद अनस्टेबल है यहाँ पे। इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे ऐसा कोई कोलिजन होता नहीं है। लेमडा इज नॉट थर्मोडायनेमिकली डिफाइंड, यहाँ पे टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। लेमडा इज नॉट थर्मोडायनेमिकली डिफाइंड, यहाँ पे डीके कांस्टेंट बोलते हैं इसको, दिस इज नॉट थर्मोडायनेमिकली डिफाइंड, यानी लेमडा डज नॉट चेंज, यानी यहाँ पे डीके कांस्टेंट चेंज नहीं होता विथ द चेंज इन टेम्परेचर, विथ द चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे जो डीके कांस्टेंट है, ये डीके कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज होने पे चेंज नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से टकराता नहीं है और उसको कोई बैरियर क्रॉस नहीं करना होता है, वो खुद अनस्टेबल होता है और तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डीके वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कोलिजन वाला जो कॉन्सेप्ट लोग पढ़ते थे वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है गाइस। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट यहाँ पे अनलाइक केमिकल रिएक्शन, lambda does not change with change in temperature, but rate constant in case of chemical reactions changes with change in temperature, है ना। यहाँ पे डीके कांस्टेंट चेंज नहीं होता है और वहां पे रेट कांस्टेंट चेंज होता था, ठीक है। तो आज जो हमने पहली चीज जो सीखी है इसके अंदर वो ये है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स जो है वो टूट करके नए बॉन्ड्स बनते हैं, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स टूट करके नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नया न्यूक्लियस बनेगा पुराने न्यूक्लियस से, ठीक है। और ये थर्मोडायनेमिक्स के ड्राइवन होता है और ये न्यूक्लियर फोर्सेस के थ्रू ड्रिवन होता है। उसके क्या फैक्टर्स हैं वो हम देखने वाले हैं आगे लेक्चर के पार्ट में, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस के केस में पढ़ते हैं, राइट। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट जो डीके कांस्टेंट है यहाँ पे कोई कोलिजन वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ कोई ऐसा कोलिजन नहीं होता है जिसके थ्रू प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए यहाँ पे डीके कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। आई होप गाइस इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, फाइन। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखी है वो ये है कि केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन में अंतर क्या है, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली अ न्यूक्लियर रिएक्शन। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, तुमने एक नाम सुना होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो मतलब क्या है, रेडियो इज सिंपली रेडिएशन। When we say radiation and say energy, basically it is gamma energy, gamma rays, and active is obviously active. So radioactivity kya hai, it is the phenomena, it is a phenomena in which an unstable nuclei, in which an unstable nuclei decays into stable nuclei। देखो होता क्या है, मान लो एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ए जो कि कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है, तो इसलिए ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है डिसइंटीग्रेट होकर यानी टूट करके, लेट से बी और सी दोनों बनाता है, जिसको पेरेंट बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब ये जब डॉटर न्यूक्लियाई में डिसइंटीग्रेट होकर बनती है
तो इन दिस प्रोसेस एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जो अब मान लो ये भी स्टेबल नहीं है, तो ये चेन ऑफ रिएक्शंस चलते रहेगा। मतलब जैसे क्या हुआ, जैसे ए से बना लेट से बी सी, और ये दोनों अनस्टेबल हैं, तो फिर से लेट से ई एफ डी एच, इस तरह से चलता जाएगा। कब तक? जब तक फाइनली स्टेबल प्रोडक्ट्स ना मिल जाए। यदि ये अनस्टेबल है तो जब तक अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तब तक ये रिएक्शन चलता रहेगा। तो रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना है और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब स्टेबल में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी कैसे निकलती है, मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं, राइट गाइस। तो अब हमने पहले बेसिक चीज क्या पढ़ी है, रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, रेडिएशन जो है वो कंटिन्यूअसली इमिट कर रहा है, राइट। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमिना इन व्हिच एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिकेज इनटू unstable nuclei decays into a stable nuclei, sorry यहाँ unstable लिखा है, an unstable nuclei decays into a stable nuclei। एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाई में डीके होता है स्पॉन्टेनियसली, राइट। ये अपने आप होता है, ये एक्सटर्नली नहीं करवाते हैं। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अपने आप जो है वो स्टेबल से अनस्टेबल में, सॉरी अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें कोई एडिशनल एनर्जी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। अभी हम कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है। तो सबसे पहली चीज, जनरल बातें हम करेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेडियो एक्टिविटी सब नहीं दिखाते हैं। ये डिसइंटीग्रेशन होता है अनस्टेबल एटम्स का, और वो तब तक चलते रहता है जब तक स्टेबल जो है न्यूक्लियर नहीं मिलता। स्टेबिलिटी वाली बातें हम करने वाले हैं कुछ देर में। पहले हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। जैसे हमारा चैप्टर है न्यूक्लियर रिएक्शन एंड रेडियो एक्टिविटी, तो हम बेसिक चीजें कवर करेंगे। उसके बाद जो मेन लॉजिक वाला बात है कैसे क्या होता है वो देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जर्व कब होगा, जब एटॉमिक नंबर जो है इट इज ग्रेटर देन 192 एंड सॉरी मास नंबर इज ग्रेटर देन 192 एंड एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82। मास नंबर 192 से ज्यादा होना चाहिए और एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होना चाहिए। इट वाज डिस्कवर्ड, इसको डिस्कवर किया था हेनरी बैक्विरल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्विरल, एक साइंटिस्ट था, उसने इसको पहली बार देखा था। और ये एक न्यूक्लियर, इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड नॉट अ, इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो गाइस देखो, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन तो है नहीं। सो ऑब्वियसली इट वोंट बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज नॉट एसोसिएटेड, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई मतलब है नहीं, बिकॉज यहाँ तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी हो रहा है हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कोई बात अपन नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी। अब देखो, जब हमें ये तो समझ में आया कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, हमें ये समझ में आया कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है ना। तो अब हम थोड़ी सी आगे की बातें कर लेते हैं कि एनालिसिस देखने वाले हैं हम एक रेडियो एक्टिविटी सैंपल का, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल का मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव सैंपल करता क्या है, क्या क्या बनाता है। हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, राइट। हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो करता क्या है। इसमें एक इमेज की रिक्वायरमेंट है, सो लेट अस मूव ऑन टू आवर स्लाइड्स। है ना। तो देखो, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसको लेड ब्लॉक के अंदर रखा गया है। लेड ब्लॉक के अंदर रखा गया है क्योंकि लेड रिलेटिवली स्टेबल होता है और लेड जो है नेचुरल डिसइंटीग्रेशन सीरीज का लास्ट एलिमेंट होता है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे चल करके, है ना। तो लेड ब्लॉक के अंदर यदि हमने कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा और उसको एक स्लिट से पास कराया और एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट्स के बीच में डाल दिया, तो कुछ रेज जो हैं वो चले जाते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है, और कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं नेगेटिव की तरफ और कुछ स्ट्रेट चले जाते हैं।
तो ये रेडियो एक्टिविटी का जो एनालिसिस है, ये एक बड़ा फेमस साइंटिस्ट है रुदरफोर्ड, जिसने बम्बार्डिंग वाले बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप रुदरफोर्ड से रूबरू होंगे, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अब 3 तरह के पार्टिकल्स जो रिलीज करता है ये, एक तो है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या पार्टिकल्स है? अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल हैं जो ऑब्वियसली नेगेटिव। अल्फा पार्टिकल आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही पढ़ा है, इट इज बेसिकली डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई, राइट? डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई है। बीटा पार्टिकल्स क्या है? बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं, बेसिकली इट इज इलेक्ट्रॉन। अब देखो, मान लो अल्फा पार्टिकल निकला तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, He2 पॉजिटिव बना तो इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, ठीक है ना? हीलियम का जो न्यूक्लियस है वो मिल गया तुम्हें, तो हीलियम का न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन और जो आता है वो बीटा रे बनता है। इट इज नथिंग बट इट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन्स। और जो एनर्जी निकला इस प्रोसेस में, दिस इज गामा रे। गामा रेडिएशन वही रेडिएशन है जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉस्मिक गामा। वो हमने एक सीरीज याद करी थी, उसमें जो कॉस्मिक है वो। तो अल्फा रे क्या है? अल्फा रे बेसिकली डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई है, ठीक है ना? बीटा रेज क्या है? बीटा रेज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है ना? और गामा रेज क्या है? गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट इज द एनर्जी व्हिच इज इमिटेड ड्यूरिंग ए रेडियोएक्टिव डीके। एंड गाइस यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये आपने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ गामा रेडिएशन, ठीक है ना? तो व्हाट हैव वी लर्नड एज ऑफ नाउ? हमने सीखा है कि अल्फा पार्टिकल निकलता है एक चार्ज पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकलता है और एक गामा रेडिएशन निकलता है। देखो, पॉजिटिव निकलेगा न्यूट्रल तो नेगेटिव भी निकलेगा, बिकॉज ओवरऑल जो है न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होगा ना, चार्ज तो कंजर्व होगा, ठीक है? तो अल्फा के साथ साथ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बीटा भी निकलते हैं, और बीटा माइनस बोलते हैं वैसे। नॉर्मली बीटा है तो देखेंगे उसको, बीटा दिया है तो नॉर्मली बीटा माइनस ही पड़ता है। अभी के लिए आप लोग बीटा समझ के चलिए इसको। गामा रेडिएशन क्या है? गामा रेडिएशन कॉस्मिक रेडिएशन आता है ना, कॉस्मिक गामा, वो वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज में, ठीक है? सो ये हो गया एनालिसिस का, किसका एनालिसिस हो गया? रेडियो एक्टिव सैंपल का। तो रेडियो एक्टिव सैंपल को जब हमने लेड ब्लॉक में रखा तो 3 तरह के पार्टिकल्स मिले, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, तो अल्फा पार्टिकल क्या है? इट इज सिंपली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। इसके ऊपर चार्ज क्या है? इसके ऊपर चार्ज है +2e, ठीक है? चार्ज इसके ऊपर क्या है? +2e, राइट? और मास आपको पता ही है, ये डिफ्लेक्ट होगा। और देखो, और बेसिक चीजें हम लोग लिख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल इज नथिंग, इट इज सिंपली इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये तो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज पता है आपको, मास तो आपको पता ही है, ठीक है? नॉर्मली जब हम बीटा बोलेंगे तो बीटा माइनस ही बोलेंगे, बीटा माइनस होता है मतलब नेगेटिव वाला पार्टिकल। बीटा प्लस क्या होगा हम देखेंगे बाद में, है ना? और बेसिकली हम इसकी बात करें तो चार्ज क्या है? चार्ज -e है। और यदि हम गामा रेडिएशन की बात करें तो गामा इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, it is the electromagnetic energy, it is the electromagnetic energy released during a radioactive decay। रेडियोएक्टिव डीके में जो एनर्जी निकलता है उसको हम बोलते हैं गामा रेडिएशन। अब देखो, इसको गामा में एक पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं अल्फा का, बीटा का और गामा का अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए, है ना? अल्फा बीटा गामा का कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन, तो देखो कंपैरिजन यदि हम करें तो आयनाइजेशन किसका सबसे ज्यादा होगा? आयनाइजेशन पावर उसका सबसे ज्यादा होगा जिसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है। तो इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है और इसके ऊपर 0 चार्ज है। तो आयनाइजेशन सबसे ज्यादा अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, ठीक है ना? वेलोसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फास्ट कौन भागेगा? जिसका मास सबसे कम हो, ठीक है ना? तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा की, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है? तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं पेनिट्रेशन पावर की। पेनिट्रेशन पावर मतलब कोई चीज एक वॉल के थ्रू जाती है तो कितना फास्ट जाती है, कि जा सकती है नहीं। हम लोग जानते हैं कि व्हेन वी स्पीक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे मोबाइल फोन से बात कर पाते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं
तो पेनिट्रेशन पावर सबसे, और जैसे जैसे वेव कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे पेनिट्रेशन कैरेक्टर भी जो बढ़े वो बढ़ता जाएगा। तो पेनिट्रेशन कैरेक्टर अल्फा फिर इस तरह से जाएगा, क्योंकि गामा जो है वेव और इलेक्ट्रॉन में जो है ड्यूअल कैरेक्टर रिलेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है ना। और देखो यहाँ पे क्या होगा, जब इंटरैक्ट करेगा मैटर के साथ, इंटरैक्शन विथ मैटर, तो मैटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो हम देखेंगे अल्फा क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। एक ब्लॉक पे रखोगे अल्फा पार्टिकल, कंटिन्यूअसली बम्बार्ड करोगे तो अल्फा पार्टिकल हीट प्रोड्यूस करेगा, राइट। बीटा पार्टिकल भी हीट प्रोड्यूस करेगा, और गामा पार्टिकल क्या करेगा, इट विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है, वो अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है ना। चलो ये बात हम समझ चुके हैं। तो अब हमने बेसिक चीजें क्या क्या पढ़ी है कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना, और क्या क्या निकलता है रेडियो एक्टिव डीके के प्रोसेस में, राइट। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों होता है, ताकि एक स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो हमें मिले, राइट। न्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए होता है ताकि एक स्टेबल न्यूक्लियस मिले। तो अब वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। देखो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ये हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी चीजें हैं जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है डिसाइड करती है, और हम कैसे बोल सकते हैं कि ये वाला न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है और ये वाला न्यूक्लियस कम स्टेबल है। तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, जैसे इस आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था, बड़ा आपको पता ही होगा। उसने क्या कहा कि जो मास होता है न्यूक्लियॉन्स का, मास जो होता है न्यूक्लियॉन्स का, इट इज लेस देन मास ऑफ, सॉरी जस्ट अ मिनट, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ये क्या चीज हो गई, देखो यहाँ समझने की यदि हम बात करें तो न्यूक्लियॉन्स में क्या क्या आ जाते हैं। जैसे न्यूक्लियॉन्स में आ जाते हैं, न्यूक्लियॉन्स में आते हैं, जैसे हीलियम की बात कर ले हम तो 2 प्रोटॉन आएगा, 2 into MP लिख देते हैं, और 2 न्यूट्रॉन आएगा, राइट। तो ये हो जाएंगे मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बट जो एक्चुअल मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस होगा, एक्चुअल मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस जो होगा वो इससे कम होता है। जैसे हम देखते हैं कि एग्जांपल, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो मास 2 इलेक्ट्रॉन का भी कंसिडर कर लेते हैं, न्यूक्लियस नहीं पूरा एटम का ही कंसिडर कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0. AMU में लिख रहा हूं मैं, है ना, आप कैलकुलेट करके देख लो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। 0.001086 AMU ये होता है, क्योंकि पता है तुम्हें AMU होता है 1.673 into 10 की पावर -27 kg। मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स यदि बोले, मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स की यदि हम बात करते हैं तो मास ऑफ 2 प्रोटॉन हो जाएगा 2.01516 AMU, ठीक है। और यदि हम बात करें किसकी बात, यदि हम करते हैं मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स, हम मास 2 न्यूट्रॉन की बात कर लें तो ये आएगा 2 into 1.00893, तो ये निकल करके आता है 4.0341 AMU, ठीक है। ये आता है 4.0341 AMU, सॉरी मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स आता है, दिस कम्स आउट टू बी
2.01786 AMU, ठीक है ना। तो अब टोटल मास जो हम सोचेंगे कि एक्सपेक्टेड क्या है, ये हो गया न्यूक्लियस के मतलब हीलियम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास। तो एक्सपेक्टेड क्या मास है, यानी एक्सपेक्टेड मास ऑफ हीलियम एटम along with इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन भी हमने कंसिडर कर लिया। यदि हम इनको ऐड कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यूज को, तो एक्सपेक्टेड मास ऑफ हीलियम एटम विथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आता है 4.0341 AMU। ये होता है, ये आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस इस चीज को समझा रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड मास ऑफ हीलियम एटम्स विथ इलेक्ट्रॉन्स होता है दिस मच, बट एक्चुअल मास जो होता है, एक्चुअल मास जो होता है हीलियम का, हीलियम एटम का जो एक्चुअल मास होता है वो होता है 4.0039 AMU। तो यानी कॉन्सेप्ट क्या है, आइंस्टाइन ने यह बात नोटिस करी कि जो एक्चुअल मास न्यूक्लियस का होता है वो न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, जो एक्चुअल मास न्यूक्लियस का होता है वो न्यूक्लियॉन्स के मास से कम होता है। तो ये जो मास कम हो रहा है, मतलब हमने क्या देखा कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है डेल्टा एम, यानी कि मास न्यूक्लियस का माइनस मास न्यूक्लियॉन्स का, ये जो डिफरेंस आया इसको आइंस्टाइन ने बोला मास डिफेक्ट। और उसने देखा कि सारे एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट तो था ही, ठीक है ना। तो उसने ये देखा कि सारे एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ मास डिफेक्ट था, तो ये मास गया कहां। आइंस्टाइन उस वक्त अपने एक थ्योरी पे काम कर रहा था जिसने उसने बोला था कि मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन, मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को वापस मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें एक बताया पॉजिटिव मास और एक बताया नेगेटिव मास। पॉजिटिव मास को अपन बोलेंगे मैटर और नेगेटिव मास को क्या बोलेंगे, एंटी मैटर। पॉजिटिव मास जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो नेगेटिव मास क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के ऑपोजिट है, उसी तरह पॉजिटिव मास नेगेटिव मास की बिल्कुल ऑपोजिट है। पॉजिटिव मास क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है तो पॉजिटिव, और लेकिन नेगेटिव मास रिपेल करेगा। तो अब होता क्या है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ आते हैं तो स्पार्क निकलता है, राइट, एनर्जी निकलता है। उसी तरह उसने क्या बोला कि जब पॉजिटिव मास, ऐसा बोलते हैं, प्लस एम और माइनस एम आएंगे तो ये कम हो जाएगा, क्या, जीरो मास। तो ये हो जाएगा जीरो मास, और ये जीरो मास किस में चला जाएगा, ये जीरो मास चला जाएगा कंप्लीटली एनर्जी में। तो इस तरह से मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और उसी तरह से इस प्रोसेस को बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर यानी मैटर जो है खत्म हो गया और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो आइंस्टाइन ने बोला कि मास और एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। पॉजिटिव मास नेगेटिव मास के साथ इंटरेक्ट करके जीरो मास बनेगा, ठीक है, और वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। तो पॉजिटिव मास नेगेटिव मास कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे और खत्म हो जाएगा मास, और क्या बन जाएगा, एनर्जी, ठीक है। तो ज्यादा पॉजिटिव मास ज्यादा नेगेटिव मास तो ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा है, आइंस्टाइन ने ये कहा है कि E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हो जाएगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पर वो मास डिफेक्ट है। तो आइंस्टाइन ने कहा द मास डिफेक्ट, यानी यहां पर देख लेते हैं, मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दिस एनर्जी is called binding energy and this energy is called binding energy। ये जो एनर्जी बनी इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जैसे हम लोग जानते हैं टोटल मास कांस्टेंट है,
तो आइंस्टाइन कहा कि टोटल मास और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, यानी टोटल समेशन मास प्लस टोटल समेशन एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। यूनिवर्स में टोटल मास और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो अब मास कम हो गया यानी एनर्जी बढ़ गया। अब देखो समझने की कोशिश करो आइंस्टाइन लॉजिकली इसको कैसे समझाता। मास कम हो गया है, और एक और चीज ध्यान पे दें यदि हम, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं जो कि काफी कम डिस्टेंस पे रहते हैं, राइट। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं जो काफी कम डिस्टेंस पे रहते हैं। तो इतने कम डिस्टेंस में इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को रखने के लिए, पकड़ने के लिए कुछ तो एनर्जी चाहिए होगा। वो एनर्जी कहाँ से आएगा, वो एक चीज थी जो एक्सप्लेन करनी थी। तो आइंस्टाइन ने बताया कि देखो पॉजिटिव मास हो सकता है, नेगेटिव मास हो सकता है, और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको बोलते हैं मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन। यानी यदि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो भी बैलेंस बन सकता है, मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसने देखा कि मास कम हो गया है, तो उसने बताया कि वो मास जो कम हुआ है उसको मास डिफेक्ट बोलेंगे, और वो मास क्या किसमें कन्वर्ट हुआ है, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। और वो एनर्जी जो है दैट इज बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, एंड दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, राइट। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना, ये बात शायद आपको समझ में आई होगी कि जो मास है वो जा कहाँ रहा है, मास जा रहा है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और वो एनर्जी जो है उसको बाइंडिंग एनर्जी बोल रहे हैं। एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस। This binding energy is responsible for holding nucleons together in a nucleus. ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, दिस बाइंडिंग एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस। ठीक है ना, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, यही बाइंडिंग एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियॉन्स को एक साथ पकड़ के रखने के लिए। गाइस, इज दैट क्लियर? एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो अब देखो क्या है, मान लो बाइंडिंग एनर्जी हम बात कर रहे हैं, तो जिस न्यूक्लियस का ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा सोच सकते हैं। बट एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ईबी को बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो देखना है। मतलब क्या है, ईबी को हम सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करते हैं, और एन नॉट को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो EB अपॉन एन नॉट क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी टोटल बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हुआ, न्यूक्लियॉन्स भी बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, तो पर न्यूक्लियन देखना है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी में से एक न्यूक्लियन को कितना मिल रहा है। तो यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EB अपॉन एन नॉट ज्यादा है तो न्यूक्लियस स्टेबल है, तो न्यूक्लियस स्टेबल है। यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो अब ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी शायद कि क्या हो रहा है कि हम जाना चाहते हैं ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस में, राइट। ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस में जा रहे हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियस बने। तो स्टेबल न्यूक्लियस कैसे बनेगा, जब उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज्यादा होगा, राइट। जब ज्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो आर्टिफिशियल नहीं, जो नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो उस तरफ जाते हैं जहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो। ठीक है ना, जहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो वहां पे ज्यादातर नेचुरल रिएक्शंस जो है वो एक तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं इसको। अच्छा, पहले बिफोर वी मूव टू क्वेश्चंस देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच नीड टू बी आंसर्ड। देखो एक और चीज है, न्यूक्लियस का मास तो mu में होगा। व्हेन 1 AMU is converted, when 1 AMU is converted into energy, जब एक AMU को कन्वर्ट कर दें कंप्लीटली एनर्जी में, when 1 AMU is completely converted into energy,
just a minute, when 1 AMU is completely converted into energy, then 931 mega electron volt energy is released. 931 mega electron volt energy is released. ठीक है ना? तो हम मास डिफेक्ट, तो हम बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? तो हम कैसे निकाल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी? तो हम यदि बोलें कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ न्यूक्लियस यदि हमें निकालना है, EB फॉर अ न्यूक्लियस, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा M इन AMU इंटू 931 कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब EB अपॉन N0 हमें करना है, तो हम क्या करेंगे? मास नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो हम ऐसा कर देंगे डेल्टा M इन AMU इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास नंबर A, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। आई होप गाइस दिस इज क्लियर कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? मतलब टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? डेल्टा M मास डिफेक्ट इंटू 931, और हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे करेंगे? टोटल बाइंडिंग एनर्जी को हम डिवाइड कर देंगे मास नंबर से। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, जब पेरेंट डॉटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट होगा, लेट्स से D1 और D2 में, तो नेचुरल रिएक्शन में इट हैज मोर बाइंडिंग एनर्जी, तभी ये ज्यादा स्टेबल है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है ना, इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा प्रोडक्ट का, और इसका रिएक्टेंट का टोटल बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, इसलिए ये रिएक्टेंट जो है अपने आप स्पॉन्टेनियसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनर्जी रिलीज कैसे निकालेंगे? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ नेचुरल रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन हम लिखेंगे समेशन बाइंड टोटल, ये हम लिखेंगे टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब इसका बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का ज्यादा है, तो टोटल, इसलिए तो रिएक्टेंट अपने आप पेरेंट जो है डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड ई वैल्यू, यानी कि जो एनर्जी है इस रिएक्शन का, उसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, जैसे ये रिएक्शन है, देखो दिस इज ड्यूटेरियम हीलियम, मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप, दो ड्यूटेरियम जो है वो हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, ये स्टार्स में होता है कि ड्यूटेरियम जो है वो हीलियम बनाते हैं, तो ये वाली रिएक्शन स्टार में हो रही है। तो हमें इसमें बताना है कि बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है पर न्यूक्लियन, ड्यूटेरियम का आपको दे रखा है, इट इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम का दे रखा है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द अबव रिएक्शन, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द अबव रिएक्शन, ये ऊपर वाले रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होगा ये हमें निकालना है इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखो पर न्यूक्लियन प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी 7 है, और टोटल सी अपने पास रिएक्शन तो यही है ना कि दो ड्यूटेरियम एक हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो एनर्जी कैसे निकालेंगे? टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो एक की पर न्यूक्लियन 7 है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा? 7 इंटू 4 माइनस, इसमें देखो क्या है टोटल, इसमें भी 4 ही न्यूक्लियन हो जाएंगे। ठीक है ना, दो मतलब एक ड्यूटेरियम में 2 है, तो 2 ड्यूटेरियम में 4 हो जाएगा।
तो 4 तो ये आ जाएगा 28 माइनस, ये आ जाएगा 28 माइनस, जस्ट ए मिनट, ये आ जाएगा 28 माइनस 4.4, यानी कि ये आ जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से निकाल सकते हैं कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। आई होप गाइज दिस इज क्लियर कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से हम कैसे निकालेंगे कि एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना, आई होप इट इज क्लियर। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना है एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब हमें करना है एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। कैसे? थ्रू अ ग्राफ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ए। ठीक है, तो हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस की एनालिसिस करनी है थ्रू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड एक एटॉम मास नंबर का ग्राफ। तो इसको देखने के लिए एक हम लोग प्रॉपर ग्राफ देखते हैं जो कि होता है। देखो बच्चों, ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है वर्सेस ए है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर गलत लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, ये एक्चुअली मास नंबर है। Just a minute. This is mass number. हाँ, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है वर्सेस मास नंबर व्हिच हैज बीन ड्रॉन ओवर हियर। तो देखो यहाँ पे यदि हम देखें कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कैसे बनाया हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो क्या है, यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर तो 1 तो कुछ होता नहीं है। हमने स्टार्ट किया है कहाँ से, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये हीलियम है, और धीरे धीरे मतलब लोअर रेंज देखो, लोअर रेंज में हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, और हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। तो छोटे एलिमेंट्स में हीलियम ही सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। इसीलिए हीलियम जो है, हम लोग अल्फा पार्टिकल में पढ़ते हैं कि अल्फा पार्टिकल ही बम्बार्ड करते हैं बिकॉज इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्सेप्शनल है, काफी ज्यादा है। ठीक है, हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो काफी ज्यादा है। और देखो बाद वाले एलिमेंट्स का तो कम हो जाता है। तो इनफैक्ट जिनका मास नंबर 8 वाट भी है, उनके केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना, जैसे हीलियम की बात करें, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है, फिर कार्बन आ जाता है। तो जिनका मास नंबर 8 वगैरह भी है, उनका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम से ज्यादा है। तो हीलियम फर्दर फ्यूज नहीं करता। फ्यूजन जानते हो, जहाँ दो न्यूक्लियॉन्स जुड़ जाते हैं। तो नीचे वालों के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है, इसमें कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये पाया गया कि ऐसा होता है। तो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था और उसको ग्राफिकली ये एक्सप्लेन हो रहा था। आइंस्टाइन ने बोला था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है आयरन की। इसका मतलब आयरन का जो न्यूक्लियस है Fe56, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है अमंग ऑल द न्यूक्लियस जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है, अपने पास है अभी। तो लोअर रेंज में तो हीलियम सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हीलियम फर्दर फ्यूज नहीं करता, और हीलियम ही अल्फा पार्टिकल में यूज करते हैं बम्बार्डिंग के लिए। ठीक है, यही रीजन है हीलियम यूज करने का, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी काफी ज्यादा है और वो काफी ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। ये आपको ग्राफ से समझ में आ रहा होगा कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा है हीलियम की, तो ये फर्दर फ्यूज नहीं कर सकता। तो अब बाकी एलिमेंट्स लोअर वाले रेंज वाले क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं ना, सब स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, सब जुड़ जाएंगे। तो अब वो सब जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। इसलिए छोटे न्यूक्लियंस क्या करते हैं, जुड़ते हैं ताकि वो स्टेबल बन सके। और जो बड़े न्यूक्लियंस हैं वो क्या करेंगे, वो टूटेंगे ताकि आयरन तक पहुंच सके। तो सब इस रीजन में पहुंचना चाहते हैं, सब स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है ना, सब इस स्टेबल रेंज में पहुंचना चाहते हैं। सारे न्यूक्लियॉन्स जो हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, और सब लोग यहाँ पे पहुंचना चाहते हैं। ठीक है ना,
तो सब यहाँ पे ही पहुंचना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए नीचे वाले क्या करेंगे, फ्यूजन कर जाएंगे, और ऊपर वाले क्या करेंगे, फ्यूजन कर जाएंगे। तो सबको यहीं पे पहुंचना है, सबको आयरन जैसा स्टेबल बनना है। तो इसलिए दो तरह के नेचुरल रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियर में, एक तो फ्यूजन जहाँ पे छोटे न्यूक्लियॉन्स जुड़ जाएं, और एक फ्यूजन जहाँ फीजन जहाँ पर बड़े न्यूक्लियॉन्स टूट जाएं। तो जुड़ने और टूटने का सीक्वेंस जो है वो भी आइंस्टाइन के इस बाइंडिंग एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन हो गया था। तो E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर, जो कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था वो काफी ब्रेथ टेकिंग था, काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। ये पता चल गया लोगों को, फिर तो सब बॉम्ब बनाने लगे, न्यूक्लियर बॉम्ब चालू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कि नीचे से ऊपर जाने का रीजन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना है, और ऊपर से नीचे आने का रीजन क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। तो सब जो है यहीं पे जाना चाहते हैं। तो आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, लो वैल्यू ऑफ ए में, लो वैल्यू ऑफ ए में क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, बिकॉज वो 56 स्टेबिलिटी जोन तो बीच में है, इसलिए वो जुड़ जाते हैं। हाई वैल्यू ऑफ ए में क्या होगा, फ्यूजन, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। डिसइंटीग्रेशन होगा यहाँ पे न्यूक्लियस का या फिर न्यूक्लियाई का, ठीक है ना। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, कुछ और चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है यहाँ पे, ठीक है ना। वो चीजें क्या देखनी है, वो देखो क्या है। कुछ चीजें बड़ी अजीब सी थी, उसको बोलते हैं मैजिक नंबर्स, उसका कोई रीजन समझ में नहीं आया। तो इसका नाम रख दिया गया मैजिक नंबर। उसमें क्या देखा गया कि जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स इस तरह के हैं, मतलब 2, 8, 20, ठीक है ना, 50, 126, इतना याद रखने की जरूरत नहीं, 28 काफी है। ये काफी ज्यादा स्टेबल थे, ये एक्सेप्शनली स्टेबल थे। तो ये कोई लॉजिक से बन नहीं रहा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उनका ज्यादा था, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे देख लो, हीलियम के बहुत ज्यादा स्टेबल है, फिर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा स्टेबल है, फिर कैल्शियम भी बहुत ज्यादा स्टेबल है, इनके न्यूक्लियस काफी स्टेबल है। उसी तरह लेड का जो मतलब मैंने बोला था लेड ब्लॉक में रेडियो एक्टिविटी देखते हैं, तो नेचुरल जो डिसइंटीग्रेशन है वो लेड पे आकर के रुक जाता है। तो लेड भी काफी स्टेबल है, 126 है ना। तो ये हमने पढ़ा था नेचुरल डिसइंटीग्रेशन लेड पे आके रुक जाता है। तो ये कुछ समझ में नहीं आया, इनका बाइंडिंग एनर्जी क्यों ज्यादा आ रहा था, तो इसको बोल दिए, इनको क्या बोल दिए, इनको बोल दिए एक मैजिक नंबर, बिकॉज ये कुछ मैजिकल ही था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है। दूसरा क्या है, इवन इवन, इवन इवन न्यूक्लियाई। इवन इवन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बताता है कि जिनके इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है ना, वो सारे स्टेबल होंगे। तो इसमें क्या है, इवन प्रोटॉन्स और इवन न्यूट्रॉन्स मतलब स्टेबल न्यूक्लियाई। या तो इवन प्रोटॉन हो या फिर इवन न्यूट्रॉन हो तो स्टेबल न्यूक्लियाई होगा। जैसे कार्बन देख लो, स्टेबल है, कार्बन काफी स्टेबल है न्यूक्लियस। ऑक्सीजन देख लो, ये भी स्टेबल है। फिर कैल्शियम देख लो, ये भी स्टेबल है। तो ये इवन इवन कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब एक आया ऑड ऑड, तो ये जनरलाइज किया जा सकता है ताकि तुम्हें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। वैसे याद करने की जरूरत तो कुछ भी नहीं है, बट एक जनरल चीज है जिसमें ऑड प्रोटॉन या फिर ऑड न्यूट्रॉन, या तो प्रोटॉन ऑड हो या तो न्यूट्रॉन ऑड है, तो होगा अनस्टेबल। देखो हीलियम सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो तो 2-4 में आता है, वो तो इवन में ही आता है, ठीक है ना। और जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है, हाइड्रोजन देख लो, तुरंत फ्यूज कर जाता है ड्यूटेरियम मतलब हीलियम में, ठीक है ना। और फिर देखो जैसे क्या है, लिथियम, ये भी अनस्टेबल है, तुमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में देखा ही था। फिर आ जाता है लेट्स से बोरॉन 5, ये भी अनस्टेबल है। फिर नाइट्रोजन, ये भी अनस्टेबल है रिलेटिवली। तो इस तरह से ऑड ऑड वाले कॉन्सेप्ट्स भी देख सकते हैं। और रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखने को मिलता है, रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलता है जब मास नंबर ग्रेटर देन एंड
रेडियो एक्टिविटी का मतलब तो टूटना होता है, राइट, यानी अपने आप टूटने लगे। तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ देखा जाता है, जब ए जो है इट इज ग्रेटर देन 180, सॉरी ए इज ग्रेटर देन 209 एंड जेड इज ग्रेटर देन 83। तो देखो बच्चों, आज जो हमने पढ़ा है वो बेसिक चीज पढ़ी है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हम कैसे डिसाइड करते हैं न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी, फिजन और फ्यूजन जो है वो कनेक्शन क्यों होते हैं और क्यों यही दोनों रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के दो रीजंस और होते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, है ना, और दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन का लॉ पढ़ने लगेंगे, उसकी काइनेटिक्स पढ़ने लगेंगे, है ना। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। फाइन।